नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पुनर्योगज डीएनए अणु की पहचान तथा उसकी चयन प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किस प्रकार से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले जो रिक्वायर्ड जीन है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा कट किया जाता है होस्ट के डीएनए से, और उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा बैक्टीरियल डीएनए को भी कट किया जाता है। तत्पश्चात इन दोनों डीएनए को, होस्ट के डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए को, लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार से पुनर्निर्मित नए संयोजन युक्त डीएनए मॉलिक्यूल को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अर्थात जो ये प्लाज्मिड था, ये डीएनए जो प्लाज्मिड का था, प्लाज्मिड के डीएनए के साथ हमने होस्ट का डीएनए डाल रखा था, जो वांछित डीएनए जो भी फॉरेन डीएनए पार्टिकल लिया था, और इस प्रकार से निर्मित रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड है या जो भी वाहक है, उस वाहक को हम उचित प्रपोर्शन के अंदर अर्थात बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद में हम इस बैक्टीरिया का कल्चर करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की कई सारी प्रतियां प्राप्त होती है। अब जो इसका मुख्य रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो चरण है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की पहचान करना कि वास्तव में जो कोशिकाएं संवर्धन माध्यम में वृद्धि कर रही है उनके अंतर्गत हम जो चाह रहे थे वो वांछित जीन उनके अंदर मौजूद है या नहीं है, उसकी कॉपी हो रही है नहीं हो रही है, वो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार से हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स की प्राप्ति होती है। अब हम देखते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स प्राप्त हुआ नहीं हुआ, इसकी अणु की पहचान तथा इसका चयन किस प्रकार से किया जाता है, उन विधियों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मार्कर जीन। कुछ फॉरेन जीन ऐसे होते हैं जो लक्षण उत्पादित करते हैं जिनके कारण जो कोशिकाएं रूपांतरित होती है, उन कोशिकाओं के रूपांतरण के द्वारा उन कोशिकाओं का आसानी से चयन किया जा सकता है। जैसे कीट प्रतिरोधी जीन को सुविधाजनक चयन के लिए हम ट्रांसजीन के साथ में जोड़ते हैं, जिसके कारण रूपांतरित कोशिकाओं की पहचान सरलता से की जाती है। और जो इस प्रकार के जो जीन होते हैं उन जीनों को हम मार्कर जीन अर्थात वर्णीय जीन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई जीवाणु कोशिका की समष्टि को कैनामाइसिन युक्त माध्यम पर ग्रोथ करवाया जाता है तो मात्र कैनामाइसिन प्रतिरोधकता जीन युक्त कोशिका ही जीवित रहेगी उस माध्यम पर। अन्य जितनी भी कोशिकाएं हैं जिनके अंतर्गत अगर कैनामाइसिन प्रतिरोधी जीन उपस्थित नहीं है तो वो उस माध्यम पर ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैनामाइसिन प्रतिरोधी जीन हमारे लिए मार्कर जीन का कार्य करता है। अन्य जो इसके उदाहरण है उसके अंतर्गत हम देखते हैं हाइग्रोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज, जो कि हाइग्रोमाइसिन बीटा प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाता है। जेंटामाइसिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज जेंटामाइसिन प्रतिजैविक के प्रति, स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रति, और नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज न्यूमाइसिन के प्रति है, जो अपनी प्रतिरोधकता दर्शाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें चयन के लिए सुविधा रहती है। सेकंड नंबर पे जो है वो है रिपोर्टर जीन। रिपोर्टर जीन वे जीन होते हैं जो अपने अलग अलग लक्षण स्वरूप प्रदर्शित करते हैं, जिससे उन कोशिकाओं को जिनमें ये उपस्थित है उन कोशिकाओं अन्य कोशिकाओं से आसानी से अलग से पहचाना जा सकता है।
रिपोर्टर जीन की हम बात करें तो सबसे पहले देखो जीन GUS जिसको इकोले से प्राप्त किया गया है, और उपयुक्त सबस्ट्रेट के साथ में नीला रंग उत्पन्न होने पर हमें इस जीन की उपस्थिति का पता चलता है। उसी तरह से लक्स जो कि जीवाणु और जुगनू से प्राप्त किया है, और ये जीन जैव प्रदित्वीकरण की घटना को प्रदर्शित करता है, जिसके फलस्वरूप में उस लक्षण उस जीन की उपस्थिति का पता चलता है। उसी तरह से NOS एंड OCS एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियंस से प्राप्त किए गए हैं, जो ओक्टापाइनोनोपेलाइन का उत्पादन करता है। और DEH1 स्यूडोमोनास प्यूटिडा से प्राप्त किया गया है, ये डेलाफोन रुदिता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है वो है प्रतिजैविक प्रतिरोधकता पर आधारित चयन, यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक के प्रति जो रेजिस्टेंस है उसके आधार पर इसमें चयन किया जाता है इस विधि के अंतर्गत। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो वाहक जैसे प्लाज्मिड PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन व एम्पिसिलिन दो प्रकार की रेजिस्टेंस प्रतिरोधक जीन पाई जाती है। अतः ऐसे वाहक में यदि हम बाह्य DNA को समाकलित करते हैं PBR 322 में, तो इनमें वांछित DNA के प्रवेश से, यानी फॉरेन DNA अर्थात ट्रांसजीन के प्रवेश से रिकॉम्बिनेंट PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है। पुनर्योजित PBR 322 के चयन के लिए रूपांतरित कोशिकाओं को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर संवर्धित किया जाता है, और फिर इन कोशिकाओं को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर संवर्धित किया जाता है। पुनरुज्जीव अणुयुक्त कोशिकाएं टेट्रासाइक्लिन माध्यम पर निभा अर्थात ग्रोथ नहीं कर पाती है, क्योंकि उनमें टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन नहीं पाई जाती है। अतः इन पुनरुज्जीव कोशिकाओं को माध्यम से पृथक कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रतिरोधी जीनों की उपस्थिति के कारण हमें एक जीन के नष्ट होने पर दूसरी प्रतिरोधी जीन की सहायता से हम प्रतिजैविक प्रतिरोधा सिद्धांत पर आधारित विधि पर हम है जो इन रूपांतरित PBR 322 वाहक की सहायता से नई कोशिकाओं का जिनके अंतर्गत ट्रांसजीन मौजूद है का पता आसानी से लगा सकते हैं। फिर है निभा संकरण पर आधारित चयन विधि। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो बैक्टीरियल कॉलोनी है उसको हम नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पर है जो स्टेब्लिश कर देते हैं। बाद में इसके बैक्टीरियल सेल्स के DNA को डीनेचर्ड करते हैं अल्केलाइन सॉल्यूशंस के साथ में, और ये जो डीनेचर्ड अर्थात एकल स्ट्रैंड जो DNA मॉलिक्यूल होते हैं और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के साथ में बाइंड हो जाते हैं। तत्पश्चात फास्फोरस 32 लेबल्ड DNA प्रोब के साथ में इन DNA स्ट्रैंड्स का हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, जिसके फलस्वरूप संपूरक DNA प्रोब अपने संबंधित DNA मॉलिक्यूल के साथ में डबल स्ट्रैंड का निर्माण करता है, और उसके पश्चात जो अनबाइंडिंग प्रोटीन प्रोब्स होती है उनको जो वॉशआउट प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है, और बाद में इन डबल स्ट्रैंडेड हाइब्रिड DNA स्ट्रैंड को जो कि फास्फोरस 32 लेबल्ड DNA प्रोब और एक जो बैक्टीरियल DNA है, इनको है जो ऑटोरोडोग्राफी के द्वारा इस DNA प्रोब युक्त DNA की पहचान की जाती है, जिसके द्वारा हमें संकरित DNA की उपस्थिति के द्वारा रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल की उपस्थिति का पता चलता है। तो इस प्रकार से कॉलोनी संकरण के आधार पर
रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की पहचान की जाती है और उसके आधार पर उसका चयन किया जाता है। अगली जो विधि है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की पहचान की, वो है डॉट ब्लॉट टेक्निक। इस विधि के द्वारा कई उत्कों में से डीएनए या एमआरएनए की उपस्थिति को ज्ञात किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले किसी जीव से पृथक किए गए डीएनए या एमआरएनए को डॉट रूप में नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के ऊपर लगा देते हैं। डीएनए को विगुणित तथा डीनेचर्ड करने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे हमें एकल स्ट्रैंड डीएनए फिल्टर पेपर पर दृढ़ता से संलग्न हो जाता है। ठीक है ना। अगर आप इस डबल स्ट्रैंड डीएनए को हीट कर दोगे तो ये डीनेचर्ड हो जाएगा और दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे और ये एकल स्ट्रैंड है जो डीएनए के नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर जुड़ जाते हैं। अगर आरएनए होता है तो आरएनए ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो हमें इसकी डीनेचरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बाद में इन एकल स्ट्रैंड डीएनए या आरएनए को हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से निकाला जाता है, जिसके अंतर्गत जो नॉन सीक्वेंस की प्रोब होती है, रेडियो लेबल्ड होती है, वह अपने कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस वाले डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाती है। बाद में जो सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल हो, भले डीएनए के हो आरएनए के हो, जिनके साथ में डीएनए प्रोब नहीं जुड़ी हो, उनको वॉश आउट प्रक्रिया के द्वारा हमें जो हटा देते हैं, जो कि अनहाइब्रिडाइज डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तत्पश्चात इन डबल स्ट्रैंड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल को ऑटोरेडियोग्राफी के अंतर्गत एक्सरे फिल्म का निर्माण किया जाता है और इन हाइब्रिड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल के अंतर्गत डीएनए प्रोब की उपस्थिति के कारण, जिनके अंतर्गत रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है, के आधार पर हमें एक्सरे फिल्म प्राप्त होती है। उसके अंतर्गत डॉट ब्लॉट के रूप में रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की उपस्थिति का पता चलता है। इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के टेक्निक्स के अंतर्गत हमें जो वांछित उत्पाद प्राप्त होता है, उसकी पहचान करने के लिए कि वास्तव में उन प्रपोषी कोशिकाओं के अंतर्गत डीएनए मॉलिक्यूल की, जो कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था, जो बोलते हैं ट्रांसजीन ट्रांसफर किया है, उसकी उपस्थिति है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हम इन विधियों का उपयोग करते हैं। इनकी सहायता से हम उस वांछित जीन की उपस्थिति का इजीली पता कर सकते हैं और उनका है जो आसानी से चयन करके आगे अन्य अनुसंधानों में वांछित उपयोग के लिए प्रयुक्त में लाया जा सकता है। थैंक्स।